तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है आप इसके वेटेज से समझ सकते हो। ये इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आप 10 मार्क्स तो वेटेज आप समझ सकते हो कितना तगड़ा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर ये वेटेज के हिसाब से उतना ज़्यादा हार्ड भी है? तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। अब याद करिए, जब हम लोग 9th-10th में थे तो हम लोगों को बेसिकली लास्ट पोर्शन ये कुछ ऐसा चैप्टर होता था, मीन मीडियन मोड प्रोबेबिलिटी, कुछ ऐसा चैप्टर होता था जो कि सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता था और शायद पढ़ाया भी नहीं जाता था, सिर्फ एक फॉर्मूला बताया जाता था और उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता था। तो ये जो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, पैटर्न कंसेप्ट सारा चीज सेम रहेगा, बस एक लेवल आपको थोड़ा सा ज्यादा बताया जाएगा। तो आपको अपने आप को रेडी करना है, अपने माइंड में सेटअप करना है कि हार्ड नहीं है बल्कि एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है। तो आप जब एक लेवल ऊपर बोलोगे तो कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो देखिए, याद कीजिए, हम लोग बचपन में क्या फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का पढ़ते थे कि probability of any event is equal to number of favorable event by total number of event in sample space। तो आपको थोड़ा सा हौच पौच होगा कि सर बचपन का कहानी आप इंटरलिंक कर रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है। मैं बोलूंगा आपको हौच पौच नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। मैं आपको सारा चीज यहाँ पे सारे डाउट्स को अभी क्लियर करने वाला। आज जो क्लास होने वाला है बेसिकली हम लोग उसमें अभी टर्म्स को ही पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या अलग टर्म्स हैं जो कि यूज होने वाले हैं। उस टर्म को हम लोग अभी देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, समझेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक सबसे पहले समझते हैं। क्लियर है ना कि यहाँ पे आप देखिए पीई, इसको क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। अब वन बाय वन आप थोड़ा सा समझने का बेसिक कुछ परसेंटेज आप समझने का अभी कोशिश करें, बाकी आगे बाद में जितना क्वेश्चन हम लोग बनाते जाएंगे और अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। अभी समझते हैं, थोड़ा सा देहाती भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, लेमन टर्म में समझते हैं कि क्या है इवेंट, क्या होता है। आप एक वर्ड सुनेंगे प्रोबेबिलिटी में, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है? हम क्या जानते हैं कि कोई भी इन प्रैक्टिकल लाइफ इवन ऑल्सो कोई भी काम जब दिया जाता है तो उसके कुछ चांसेस, कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटी होते हैं। हो सकता है कि वो काम हो जाए, वो हो सकता है कि ना हो, और इन दोनों के छुड़ा के कोई और चांसेस भी होता है। तो बेसिकली जितना भी क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट पे मिलेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन अभी लेमन के टर्म में समझिए बेसिकली कोई काम। अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कोई काम जैसे ही आपको बोला गया तो आप उस काम से रिलेटेड कितना चीज सोच सकते हो, उस काम को टकराने का, उस काम को पूरा करने का, उस काम को पूरा करने का नहीं। ये सारा जो है ये क्या है? ये बेसिकली आउटकम हो गया इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का। क्लियर है ना? अब जैसे मैंने बोला कि कोई स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया। अब आपको समझना है ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब उसने एग्जाम दिया किसी ने, तो क्या हो सकता है कि उस बच्चे को फर्स्ट डिवीजन आ जाए, उस बच्चे को सेकेंड डिवीजन आ जाए, उस बच्चे को थर्ड डिवीजन आ जाए, उस बच्चे को कंपार्टमेंट, उस बच्चे को प्रमोशन, या कभी कभी होता है रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है तो पेंडिंग में चला जाए। तो अब आप ये समझो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ क्या था? मतलब एक रैंडम चीज जो किया जा रहा है, रैंडम है इसीलिए तो अलग अलग पॉसिबिलिटी होगा
होगा। अगर श्योर हो जाए कि ये काम है और इसका ये होने वाला है, तो फिर भाई प्रोबेबिलिटी का काम क्या है, डायरेक्ट बोलेंगे 100% ये होगा ही होगा। लेकिन अब आप समझो इसको किस लिए बोला जा रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रैंडम है ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम बहुत सारा है। क्लियर है ना। अब ये जो आउटकम है, इस हर एक आउटकम को इवेंट बोला जाता है। ये हो गया इवेंट 1, ये हो गया इवेंट 2, ये हो गया इवेंट 3, ये हो गया इवेंट 4। क्लियर है ना। अब जब आप सारे इवेंट को एक जगह पे लिखोगे, एक सेट के फॉर्म में लिखोगे, एक सेट के एलिमेंट के फॉर्म में लिखोगे, उसी को बोला जाता है सैंपल स्पेस। तो बेसिकली सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस इज नथिंग, सैंपल स्पेस इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम that can be possible or that is associated with the random experiment। क्लियर है। फिर से समझिए, ये सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस कलेक्शन है। सेट बोलने का मतलब क्या, सैंपल स्पेस के अंदर जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला गया है, उसका जो आउटकम अलग अलग आउटकम होगा, सारा आउटकम जितना आउटकम हो सकता है, सारा आउटकम उस सैंपल स्पेस के अंदर लिखा गया होगा, या उस सैंपल स्पेस के अंदर, उस सेट के अंदर रहेगा। क्लियर है ना। तो अब आपको मैं जो बताना चाहता हूं, अब आप थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए कि यहां पे बेसिकली ये मेरा क्या था, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां से हमने सैंपल स्पेस को तैयार किया। अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालने दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का निकलेगा। ध्यान से समझिए, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का निकलेगा। ये यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब इवेंट कितना है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे एग्जाम अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो टोटल 4 अलग अलग इवेंट्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन में आपको किसी एक इवेंट को उठा के पूछ देगा, भाई साहब इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी आप मेरे को बता दो, ये इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। इसीलिए क्या लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट is equal to number of favorable event by total number of event in sample space। तो आई होप कि आप ये तो समझ पाए होंगे। अब फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, इसका बोलने का मतलब क्या है, तो ध्यान से समझिए। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट डिवीजन, तो यहाँ पे हम लोगों को किसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, Pe1 का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। अब हम देखेंगे कि सैंपल स्पेस बेसिकली क्या है, सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। वो एक कलेक्शन है। हम तुरंत नजर दौड़ाएंगे सैंपल स्पेस पे। अब देखेंगे E1 से रिलेटेड टोटल कितना नंबर ऑफ केसेस है, टोटल कितना इवेंट्स है, उसी को हम बोलेंगे फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम। बेसिकली है क्या, जो फेवर करेगा, क्वेश्चन को फेवर करेगा, जिसके आने से क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन मतलब E1, अगर E1 E2 E3 E4 में E1 आएगा तो मेरा काम बन जाएगा। बाकी कुछ भी आएगा तो फेवर नहीं कर रहा क्वेश्चन को, वो थोड़ा सा अलग राह में है, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कहां से हम देख रहे हैं फेवरेबल आउटकम को, तो हम फेवरेबल आउटकम को सैंपल स्पेस से तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस तैयार किया। सैंपल स्पेस बेसिकली बोलने का मतलब क्या, टोटल आउटकम। अब इस सैंपल स्पेस से हमने देखा कि क्या क्या अलग केस है जो कि फेवर कर रहा है क्वेश्चन को, उसका नंबर कितना है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इज E1 ओनली 1, एक ही है टोटल 4 में, तो 1 बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस, जो कि कितना है 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E1 इज 4। क्लियर है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे, कुछ नहीं तो सिंपल सा इतना बात तो जरूर समझ पाए होंगे कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का निकाला जाता है। इवेंट बोलने का मतलब क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट का पार्ट जो कि होना ही होगा, मतलब जो कि केस अलग अलग केस का प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है। यहाँ पे मैंने
फर्स्ट डिवीजन का प्रोबेबिलिटी निकाला, इसी तरह सेकेंड डिवीजन का। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है वो इवेंट का निकाला जाता है। और ये इवेंट क्या होता है? तो और इवेंट बेसिकली आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ना? तो आई होप आप इतना बात समझ पाए होंगे। अब इससे आप एक और बात कंक्लूड करेंगे कि आपको किस वे में क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे ही पता चले तुरंत आप सैंपल स्पेस को तैयार करें। और जब आपको लगने लगे कि अब सैंपल स्पेस को लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे ही आप 5-10 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सैंपल स्पेस भी तैयार नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर। तो मेरे को नंबर चाहिए कि सैंपल स्पेस में टोटल कितना केस है, उसका नंबर क्या है। इसी तरह से फेवरेबल इवेंट का टोटल नंबर क्या है, बस वो दोनों नंबर मेरे को चाहिए। क्लियर है ना? तो जैसे ही आपको लगने लगेगा फिर आपको सैंपल स्पेस को नहीं लिखना है, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको जैसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट पता चले आप सैंपल स्पेस को लिखें। उसके बाद आप क्या करें? उन सारे एलिमेंट में देखें कौन सा ऐसा आउटकम है जो कि क्वेश्चन को फेवर करेगा, जिसको आने से मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसका आंसर हम बोल सकते हैं कि हाँ ये आया है, मतलब मेरे को काम हो गया, मेरा सही आ रहा है, तो उसको फेवरेबल आउटकम बोलेंगे, उसको काउंट करना है। क्लियर है ना? तो अब थोड़ा सा चलते हैं और समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल टाइप क्वेश्चन। ये क्या होगा? तो बेसिकली फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। फॉर्मूला पे बेस्ड बोलने का मतलब क्या? जहां पे किसी एक इवेंट का पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली सैंपल स्पेस में देखेंगे, उस इवेंट का जितना केस रहेगा उसका फेवरेबल आउटकम निकाल के नंबर को डिवाइड कर देंगे टोटल आउटकम इन सैंपल स्पेस। तो पहला टाइप पे ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा एडिशन थ्योरम। नाम से देखिए भाई साहब, एडिशन आ गया। एडिशन बोलने का मतलब क्या? यहाँ पे आपको दो अलग अलग इवेंट का पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी। आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन एज वेल एज सेकेंड डिवीजन। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फर्स्ट डिवीजन वालों का, फिर सेकेंड डिवीजन वालों का। जो प्रोबेबिलिटी आया होगा उनको ऐड करेंगे आप। क्लियर है ना? तो ये होगा एडिशन थ्योरम। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पे कंडीशन मेंशन किया हुआ रहेगा कि आप अगर एक बॉल को निकाल रहे हो तो उस बॉल को वापस उसमें उस बैग में रख रहे हो या फिर उसको आप नहीं रख रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, नहीं रिप्लेस कर रहे हो। तो फिर हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को बनाएंगे। फिर बेस थ्योरम और फिर बर्नौलीज ट्रायल्स। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है। और आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, कुछ टर्म्स को समझने वाले हैं। बहुत ही आसान टर्म्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी में यूज किए जाएंगे, तो उन सभी को हम लोग एक बार अभी डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड क्लास में हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट का अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट का टोटल सैंपल स्पेस देखेंगे। जब एक कॉइन को टॉस किया जाएगा, जब एक कार्ड को निकाला जाएगा तो उसका क्या हो सकता है, तो ये सारी बातें हम लोग सेकेंड क्लास में करेंगे और थर्ड क्लास से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है ना? तो चलिए अभी कुछ टर्म्स को हम लोग देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट 4 टर्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोबेबिलिटी के, और शायद जिसको कि आप थोड़ा सा अभी फर्स्ट इंटरवल पे आप समझ चुके होंगे, उसका डिस्कशन अभी हम लोग करते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको बोला था कि आपको नाम से समझना है रैंडम। तो बेसिकली ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम क्या हो, रैंडम हो, बहुत सारा हो सकता हो। क्लियर है ना? कि जिसका आउटकम बहुत सारा हो सकता हो। और बेसिक इतना तो हम लोग यहाँ से देख के ये एटलीस्ट बता सकते हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिसका आउटकम्स बहुत सारा होगा। अब एक और कंडीशन रहता है, तो दोनों कंडीशन को देखते हैं क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलने के लिए या रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए प्रोबेबिलिटीज आर ऑब्टेन्ड फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला बात, जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या आता है, इवेंट फॉर्मेशन होता है। क्योंकि मैंने क्या बोला
रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलने का मतलब क्या, अलग अलग पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम, और इसी अलग अलग पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम का तो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं कि इसका आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इन्हीं इवेंट्स का या फिर आउटकम्स का तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटीज आर ऑब्टेन्ड फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट। एनी एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी बोल सकते हैं जब इफ इट होल्ड्स, अगर ये दो या जितना कंडीशन है को पूरा करे। तो पहला कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए, ईच एक्सपेरिमेंट शुड हैव सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। ध्यान से समझिएगा, बोलिएगा सर सेवरल का लिमिट क्या है, तो सेवरल का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। क्लियर है ना, कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट का कम से कम 2 हो, अगर एक आउटकम होना है तो उसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला जा सकता, या उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है, वो बेसिकली 1 होगा, लेकिन हम लोग उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट की नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम श्योर थे यही होना है और अलग कोई इवेंट है ही नहीं, तो कंट्राडिक्ट ही नहीं। अगर कोई कॉइन को टॉस किया जा रहा है और हमें पता है कि हेड ही हेड आना है, जैसे शोले मूवी में होता है कि वहां पे वही आता है, तो बेसिकली फिर 100% चांसेस है आप कोई भी किसी भी साइड आए वही आने वाला है, हेड ही आने वाला है, तो उसका 1 वैल्यू हो जाएगा हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए पहला कंडीशन यही है कि कम से कम बहुत सारा या फिर कम से कम 2 आउटकम्स तो होना ही चाहिए, अलग अलग आउटकम्स। और मैंने आपको लॉजिकली बताया क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर 2 होगा ही नहीं तो कंट्राडिक्ट फिर निकालेंगे कैसे कि इसका होने का या फिर इसका होने का, अगर दोनों सेम हुआ तो फिर तो वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या, वी आर अनसर्टेन अबाउट द आउटकम ऑफ ईच एलिमेंट, और हम जो है वो अनसर्टेन है, कुछ भी आ सकता है। भाई साहब मेरे को ये नहीं पता है कि हेड ही आएगा, अगर पता चल गया फिर तो वो बायस्ड हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकालने का फिर फायदा ही नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी तब निकालेंगे जहां पे असमंजस स्थिति है, बहुत सारा कंडीशन है और मेरे को किसी इस कंडीशन का प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस हम निकाल रहे हैं या कितना वैल्यू होगा वो निकाल रहे हैं, तो असमंजस का स्थिति होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बायस्ड हो जाए। क्लियर है ना, तो हम क्या देखें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसी से अलग अलग इवेंट आएगा और अलग अलग इवेंट आएगा तभी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिया जाएगा या पूछा जाएगा। क्लियर है ना, तो क्या क्या कंडीशन है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब यहां से हम लोग सेकेंड टर्म पे मूव करते हैं जो कि है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट पता चला तो बेसिकली उसका अलग अलग आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स आ सकता है, उन सारे आउटकम्स के कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। मतलब सैंपल स्पेस कोई एक ऐसा सेट होगा जो कि अलग अलग आउटकम्स को कंटेन करेगा। बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है, तो चलिए फिर भी समझते हैं सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। वो एक सेट है, कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो अलग अलग इवेंट आएगा, आउटकम्स आएगा, उसका कलेक्शन है। क्लियर है ना, तो ध्यान से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय एस और लैम्डा या फिर ओमेगा, जो आप बोलना चाहो। इवेंट क्या होता है, तो अब ध्यान से समझिए, अगर एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो इवेंट बोलने का मतलब सिंपल भाषा में आउटकम, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के कारण आएगा, जो आएगा अलग अलग इवेंट होगा। या आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इवेंट बेसिकली उसको मानेंगे जो क्वेश्चन में जिसका वैल्यू पूछा जाएगा, हम लोग ई उसको मान लेंगे। अगर बोला जाएगा अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो इवेंट दोनों है क्योंकि हेड भी आएगा टेल भी आएगा। आप ध्यान से समझिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कॉइन को टॉस करना। अब कॉइन टॉस करने के कारण हेड भी आएगा टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इवेंट तो दोनों ही है क्योंकि इवेंट बोलने का मतलब आउटकम। लेकिन बेसिकली इवेंट हम ई से डिनोट करेंगे और इवेंट उसको मानेंगे जिसका वैल्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा।
जैसे अगर हमसे क्या पूछा गया, अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवेंट ए, सॉरी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एच। तो अब हम इवेंट किसको मान लेंगे, इवेंट मान लेंगे हेड वाले को। अब यहाँ से सैंपल स्पेस को तैयार करेंगे। सैंपल स्पेस मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग पॉसिबिलिटी, अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है हेड आया हो सकता है टेल आया हो। क्लियर है ना, तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों में इवेंट हमने किसको माना है या किसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट हम मानेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा ऐसा केस है जो इसके आने पे मेरा इवेंट पूरा हो जाएगा या जो आएगा तो क्वेश्चन को फेवर करेगा। तो हेड आ जाएगा तो क्वेश्चन को फेवर करेगा और उसी को हम बोल देंगे फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल इवेंट। क्लियर है ना, तो इवेंट बेसिकली क्या है, तो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो एन इवेंट इज एनी एलिमेंट और पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, एलिमेंट बोलने का मतलब क्या है कि सैंपल स्पेस के एलिमेंट को हम इवेंट बोल रहे हैं। और ये जो एलिमेंट था वो था क्या, वो तो आउटकम था रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब जो आउटकम होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का वही इवेंट है, और उसी इवेंट का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी ना किसी इवेंट का ही प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है, इवेंट बहुत सारा हो सकता है। इवेंट जितना सैंपल स्पेस में आप एलिमेंट लिखोगे हर एक इवेंट है। क्लियर है ना, इवेंट बोलने का मतलब ही क्या हो गया कि आउटकम, जितना अलग अलग आउटकम उतना अलग अलग इवेंट, उसी में से किसी एक इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। और जिस इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा आप देखोगे कि सैंपल स्पेस में कितना अलग अलग आउटकम या कितना अलग अलग केस है जो उस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है, और उसी केस को हम बोलेंगे कि दीज आर फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है ना, आई होप आप समझ पाए होंगे, कुछ लेंथी नहीं है, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमने क्या तैयार किया, सैंपल स्पेस तैयार किया। ये सैंपल स्पेस क्या है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम या फिर ऑल पॉसिबल इवेंट। आउटकम मतलब ही इवेंट। क्लियर है ना, अब यहाँ पे जो सैंपल स्पेस हमने तैयार किया इससे हम लोग फिर क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, तो जो क्वेश्चन में इवेंट या जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। आप देखेंगे सैंपल स्पेस का कितना ऐसा केस है जो उस क्वेश्चन को पूरा कर दे रहा है। जब वो आएगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा या क्वेश्चन का वैल्यू को सपोर्ट करेगा। उन्हीं सारे वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं सारे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल इवेंट। तो ध्यान से देखिए फेवरेबल इवेंट के बारे में क्या लिखा गया है, द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट which results in the happening of any particular event is called favorable outcome। जब किसी particular event के happening के बारे में पूछा जाए तो ये जो particular event हो जाएगा उसका अलग अलग केस कितना होगा जो कि आने से मेरा क्वेश्चन का वैल्यू आ जाएगा, उन अलग अलग केस को हम लोग क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम्स। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, तुरंत आज ही कभी रात में या शाम में आप कॉल करके क्लियर कर लीजिए। क्लियर है ना, चलिए हम लोग कुछ और कंसेप्ट को, कुछ और टर्म्स को समझते हैं। अब कुछ और नए टर्म्स हैं। ये टर्म्स बेसिकली आपको अभी जितने समझ में आ रहे हैं उतना आपके लिए इनफ होने वाला है। जब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो और अच्छे से और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना, हौच-पौच नहीं होना कि सर इतना आया, इतना कम आया या फिर नहीं आ रहा, एकदम परेशान नहीं होना है। अभी एक बार सिर्फ सुन लेना और समझने का कोशिश करना, जितना आए उतना आपके लिए प्लस या फिर बोनस पॉइंट होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाए तो ये दो अलग अलग इवेंट से रिलेटेड है। ध्यान से समझिएगा क्या है डेफिनेशन, आप ध्यान से देखिए। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। कब, इवेंट इफ द हैपनिंग ऑफ
वन प्रिवेंट द हैपनिंग ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा इवेंट को हम एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। कब बोलेंगे या कब बोल सकते हैं, जब एक के होने से दूसरा नहीं हो सकता। ध्यान से पढ़िए, इफ द हैपनिंग ऑफ वन, एक के होने से प्रिवेंट करता है क्या, तो हैपनिंग ऑफ अदर। अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कंडीशन है, मतलब जहां पे कौन दोनों इवेंट के बीच में कोई रिलेशन ना हो। क्लियर है ना। अगर मैं आपसे बोलूं भाई साहब आप 7 और 5 के बीच 49 के अंदर इवेंट के प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप देखोगे यहाँ सैंपल स्पेस क्या हो गया, 1 से लेके 50 तक। आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकालिएगा, मतलब नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। क्या क्या हो जाएगा, 7, 14, 21, 28, 35, 42। उसी तरह से 5 वाला का क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है, तो आप कहेंगे जी सर एक 35 ऐसा नंबर हो जा रहा है जो कॉमन है। तो ये क्या होगा, एक ही इंस्टेंट पे दोनों में आ रहा है, तो उन केस को हम नहीं बोलेंगे एक्सक्लूसिव केस। आप थोड़ा सा ज्यादा लोड अभी नहीं देना है, बाद में जैसे क्वेश्चन बनाएंगे ये और अच्छे से क्लियर होगा। अभी सिंपल सा आप इस एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो अब क्या है, या तो हेड आया होगा, और अगर हेड आया होगा तो उस टाइम पे उस मोमेंट पे टेल नहीं आ सकता। मतलब हेड आने के कारण हेड प्रिवेंट कर रहा है किसका नहीं होने का, तो टेल नहीं होने का। यही सेम कंडीशन क्या बताया गया है, 2 or more events are said to be mutually exclusive event if the happening of one prevent the happening of other। अगर एक के होने से, एक अगर हो गया वो प्रिवेंट कर रहा है क्या, तो दूसरा होने से। अब एग्जांपल से और आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आएगा कि इन टॉस ऑफ अ कॉइन द इवेंट्स हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों, क्योंकि इफ हेड कम्स टेल डजंट कम्स एंड वाइस वर्सा। अगर हेड आ जाएगा या फिर हेड आया तो टेल उस टाइम पे नहीं आएगा, और अगर टेल आया तो हेड उस टाइम पे नहीं आएगा। तो ऐसे इवेंट्स जब भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तो उसके अंदर ये देखना है कि क्या ऐसा हो रहा है, अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं हो रहा, या फिर दोनों के बीच रिलेशन है। ये हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छे से कंसेप्ट इसका क्लियर होते जाएगा। तो अभी आपको परेशान नहीं होना, हौच-पौच नहीं होना, क्लियर है ना। जितना समझ में आया उतना आराम से समझना है, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट। नाम से क्या लग रहा है, जिसके इंडिपेंडेंट है। सपोज करिए एक बैग है, उसमें 5 ब्लैक बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है। अब हमने क्या किया कि हमसे पूछा गया ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, तो हमने एक बॉल को निकाला, और ये बॉल तो कुछ भी हो सकता है, 7 व्हाइट भी हो सकता है, 5 ब्लैक भी हो सकता है, मतलब टोटल 12 कंडीशन है। तो अगर ब्लैक आने का पूछ रहा है तो 5 ब्लैक बॉल है, तो उन पांचों में कोई भी एक आ गया हो तो काम मेरा बन जाएगा। मतलब ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5/12। अब आप दूसरा कंडीशन सोचो, एक बैग है, उसमें से एक बॉल को निकाला जा रहा है, कंडीशन सेम है, 5 ब्लैक बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है। हमने एक बॉल को निकाला और वापस उसमें नहीं रखा। अब आप ध्यान से सोचो, ये बॉल चाहे ब्लैक आया हो चाहे व्हाइट आया हो, अगर हम इसमें वापस नहीं रख रहे हैं तो अगला बॉल जो निकालेंगे और उसका अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दिया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला आपको, एक बैग है और इस बैग में अगर एक बॉल हम लोग निकाल रहे हैं तो इसके कारण अगले वाले के प्रोबेबिलिटी में इफेक्ट पड़ रहा है या चेंजेस आ रहा है, या फिर वो अगले वाले के प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। तब हम क्या बोलेंगे कि इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। वो क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन अगर ऐसा है, मस्त है, पहले वाले में जो प्रोबेबिलिटी आया उसको कोई फर्क नहीं, दूसरे वाले में वो वापस से आ सकता है, मतलब सारा कंडीशन फिर से सेम हो जाए, तो हम क्या बोल देंगे कि these are independent events।
तो ध्यान से देखिए, आप बोलिएगा सर कहाँ पे हम समझेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या डिपेंडेंट इवेंट्स है। तो जैसे आप क्वेश्चन बताओगे वहां पे लिखा रहेगा एक बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, बॉल इज रिप्लेस्ड, द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, द कार्ड इज रिप्लेस्ड। तो ये हम लोग क्वेश्चन बनाते के साथ साथ और अच्छे से क्लियर होगा। कभी कभी ऐसा, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी में जब भी बनाओगे तो क्वेश्चन लिख के बनाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसको एक बार लिखेंगे, माइंड में थोड़ा सा रोटेट करेगा और फिर सॉल्यूशन बनाने में मजा आएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप जब भी बनाओ तो वहां पे आप क्वेश्चन लिख के बनाओ, और एटलीस्ट इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिए क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट बारे में क्या लिखा हुआ है कि इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर्स। अगर एक के होने के कारण दूसरे की प्रोबेबिलिटी में या दूसरे इवेंट होने पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, देन इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बट वही अगर इफेक्ट पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। वो आपस में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। क्लियर है ना? आगे देखिए कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, बहुत ही सीधा बंदा है। अगर हम आपको बताएं कि पीई होने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा आपको 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 कब आएगा, जब 100% श्योर चांसेस है, सिर्फ वही होने वाला है, एकदम होगा ही होगा। तो यहाँ पे फेवरेबल भी 1 और टोटल सैंपल स्पेस में भी 1, 1 by 1 1। तो जब 100% चांसेस है वही होगा तो उस केस में क्या होता है 1। या फिर आप दूसरे तरीके से समझो, जब होने का चांसेस और नहीं होने का चांसेस वही मिला के क्या होगा, काम पूरा होगा। कोई भी अगर काम है उसमें उस काम का क्या है बेसिकली फंडा कि वो काम पूरा हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। और अगर इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, वो काम हो जाएगा जो किया जा रहा है। तो एकदम कंप्लीमेंट्री सीधा है। बोलता है भाई साहब अगर पीई दिया हुआ है तो पीई डैश जो ई इवेंट है वो नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 0.7। और ये जो 0.3 आया है इसको क्या बोला जाएगा, कंप्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ई, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट, कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ ई। क्लियर है ना? मतलब अगर कोई इवेंट ई है तो कोई एक इवेंट ऐसा होगा जो कि ई नहीं होगा, और ये जो नहीं होगा इसी को क्या बोला जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, टू एनी इवेंट ए देयर इज ए इवेंट व्हिच इज नॉट ए। कोई भी एक इवेंट के लिए अगर कोई इवेंट ए है तो कुछ इवेंट ऐसा भी होगा जो कि ए नहीं होगा। तो जो ये नहीं होगा उन सारे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। क्लियर है ना? और मैंने आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे बहुत बड़ा बात बताया, आई डोंट नो कि कितने आप लोगों में कितने को ये बात समझ में आया, बट आप समझो इस बात को। अगर आपको बोला जाए कि पीई का वैल्यू इतना है तो मैं आपसे बोलूंगा कि पीई नहीं होने का आप वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर टोटल का वैल्यू 1 होता है और पीई नहीं होने का क्या हो जाएगा, तो 1 - पीई होने का प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.7। तो पीई नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.2। तो आपको ये सारा थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, बट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था समझना, तो इसलिए मैंने आपको समझाया, डिस्कशन किया और बताया। कुछ और टर्म्स थे जैसे इक्वली लाइकली, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ चांसेस है कि 50-50 ये भी होगा वो भी होगा, तो वो सब ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बट ये कुछ टर्म्स थे जो हम लोगों को बेसिकली जानना चाहिए ये चैप्टर पढ़ने के पहले। सो आई एक्सपेक्ट कि आप ये समझ पाए होंगे एंड ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। अगर आपको डाउट रहे और आपको पीडीएफ सबसे पहले क्लास में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप ये जो सेट है आप ये जरूर ले लें और कोशिश करें कि आप इसको कहीं से प्रिंट आउट या फिर कहीं से निकलवा के फिर क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करने का
तब और आपको मजा आएगा। आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे, सॉल्यूशन देख के लिखते जाओगे, फिर मजा नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू।